कि एकदम मतलब क्लीन बाइक जा रही है सर्विस होने, तो उसका 10 से 12 हज़ार में सर्विस हो जाती है। तो क्या लगता है, एक्सपेंसिव है या डिसेंट है? एक्सपेंसिव है। यहाँ पे बटन दे रखे हैं ये कंट्रोल करने के, क्या ये चीज इनकी एक्सेप्टेबल है? नहीं, अभी तो मतलब पूरा ये कर देना चाहिए था चेंज इसको भी। हाँ, ये जो बटन दे रखे हैं ना, वाह। 11 लाख रुपए की आपने बाइक खरीदी है, क्या इसके अंदर कावासाकी को स्टीयरिंग डैम्पर देना चाहिए था या नहीं? देखो वैसे तो 3-4 चीजें जो देनी चाहिए थी, तो वहाँ पे वोबल बहुत हल्की कर जाती है। अच्छा, Z900 ही क्यों चूज करी? ड्रीम सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज हमारे पास है कावासाकी Z900, जो ओल्ड शेप वाली आती थी, अब लेटेस्ट शेप वाली तो चेंज कर दिया इन्होंने कावासाकी वालों ने। तो आज इस बाइक का एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू लेते हैं। एक ओनर जो इस बाइक को पिछले 1 साल से ओन कर रहा है, लगभग 6000 प्लस किलोमीटर इस बाइक को चला दिया है। कैसा फीडबैक है बाइक के साथ, और ब्रांड न्यू बाइक खरीदी थी। ओवरऑल बहुत सारी बातें हैं बाइक के बारे में जानने के लिए, तो एक बार भाई को बुलाते हैं और भाई से सारी डिटेल्स जानते हैं Z900 के रिगार्डिंग। तो बाइक को ऑन करते हैं। भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई ऑन करते हैं कावासाकी Z900। तो सबसे पहले भाई से यही पूछते हैं, भाई Z900 पहली सुपर बाइक है, इससे पहले कोई और भी बाइक ऑन करते थे? फर्स्ट सुपर बाइक यही है, ठीक है। और इससे पहले कौन सी बाइक थी आपके पास? रॉयल एनफील्ड 350। अच्छा, क्लासिक। और तेरी क्लासिक से भाई ने सीधा अपग्रेड करा है Z900 पे। मतलब जैसे कहते हैं ना कि नॉर्मल एक बार थोड़ा आदमी पहले स्पोर्ट्स बाइक चला ले, फिर सुपर बाइक पे अपग्रेड करे, तो वो बात कितनी ठीक है? जिसको मतलब पूरा एक्सपीरियंस नहीं है बाइक चलाने का, उसके लिए तो ठीक है। ओके, ऊपर जाना चाहिए थोड़ा। हाँ। लेकिन जब हम फर्स्ट जैसे कोई प्रॉपर भाई पैदल ही राइडर हुआ होता है, तो उसके लिए आम बात है। ओके, तो इतना एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, 1 हफ्ता चला ले नॉर्मल, ठीक तो है, वो कवर कर लेता है। मतलब 1 हफ्ते में कवर कर लेता है। पर सुपर बाइक में रहता है, जब इसे लो ना तो इसे भगाने का मन करता है, और आदमी वहां गलती करता है ना। पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, वो सीखने वाली चीज रहती है। सीखने वाली चीज ये क्या है, स्टार्टिंग से अगर कोई पेशेंस सीखा है, हाँ हाँ हाँ, तो वो चला सकता है, चला सकता है। मतलब बाइक को ओवरऑल बात यह है कि एक्सपीरियंस था तो वो इजीली चला पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। अच्छा, Z900 ही क्यों चूज करी? ड्रीम बाइक। ड्रीम बाइक, ओके। देखो भाई, इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों का ड्रीम है Z900, और एक्चुअल में सही है, ये बाइक ड्रीम होना भी चाहिए। वैल्यू फॉर मनी है, जबरदस्त पावर है, और चलने चलाने में तो है ही बढ़िया, है ना? चलाने में टॉप लेवल। तो और कोई बाइक आपने फिर देखी नहीं होगी, आपको तो फिक्स था? ये था कि स्टार्टिंग में कि 10R पे जा सकता था, ठीक है। फर्स्ट मेरे को यही लेनी थी, फर्स्ट ही लेनी थी। सही है भाई। देखो पहले डायरेक्टली सीधे ऐसे बाइक कह रहे 10R पे जा सकता था, पर 10R थोड़ा ज्यादा पावर हो जाती है, वो लीटर क्लास में लीटर क्लास, वो थोड़ा संभलना, वो थोड़ा संभालना थोड़ा होता है, और फेयरिंग भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नेकेड क्या है, नेकेड सुपर बाइक आप इजीली हैंडल कर सकते हो, ठीक है। और हैंडल तो अगर आप इसको कहीं पे भी राइट टर्न ले रहे हो, लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तो इजीली टर्न हो जाता है, इजीली टर्न हो जाता है। लेकिन फेयरिंग बाइक में ना ये थोड़ा दिक्कत होती है। ओके ओके। और पर एक चीज है, जैसे इस बाइक को कह रहे हैं, पर ये Z900 को कहा जाता है इसमें बहुत ज्यादा पावर है, और एक्चुअल में इसमें बहुत ज्यादा पावर है। 123 bhp और 125 bhp जनरेट करती है ये बाइक। तो ये कम bhp तो होते नहीं है, 125 हॉर्सेज एक बहुत अच्छी खासी पावर कंसिडर करी जाती है। तो इसको भाई मैनेज करना वही खुद में एक बड़ी बात है, क्योंकि इस बाइक पर अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक, ये बाइक ऐसी है, ये ऐसे 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 एक ही टायर पे चलना मांगती है ये। तो वो चीज एक्सपीरियंस करी आपने जब नई नई ली, तो कैसा रहा उसके साथ फीडबैक? जब नई ली थी तो मेरे को नॉलेज थी कि हाँ चलो इसमें 3 मोड तो आती है, 3, एक राइडिंग मोड तो वो अलग हो गया, वो तो अपना कस्टमाइज हो गया। रेन रोड स्पोर्ट्स आते हैं इसमें, 3 मोड जो आते हैं, रेन और अपना ये स्पोर्ट मोड हो गया, और राइडर मोड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में मेरे को पता था कि रेन मोड पे ही चलना है, रेन मोड पे ही मैंने रेन मोड पे लगाई थी, तो जिससे ज्यादा पावर नहीं होती है, इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो उससे नॉर्मली पहले रेन मोड पे लगा के मैंने कवर अप करा, थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा आगे ले गया राइडिंग मोड पे, ठीक है, फिर स्पोर्ट्स मोड पे। अगर भाई इस समझदारी से हर कोई सुपर बाइक को चलाए, तो इंडिया में जो इतने क्रैशेस हो रहे हैं ना, वो ना हो। क्योंकि होता क्या है, लोग आज बाइक खरीदते हैं, कल स्पोर्ट्स मोड पे लगाते हैं, परसों उन्हें बाइक की जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो टेस्ट करनी होती है। अभी तक भाई आपने कितनी भगाई इस बाइक को? 240 प्लस 240 250 मान लो, है ना? वैसे इंडिया के अंदर लोगों ने Z900 को 261 63 तक भी भगाया हुआ है। तो भाई हाई स्पीड पे बाइक कितनी स्टेबल है ये बताओ, क्योंकि मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। कावासाकी का इंडियन मार्केट के अंदर ना बड़ा नाम खराब है, चाहे इनकी निंजा 300 हो, ZX 10R हो, Z900 हो, 6R हो, कोई सी भी बाइक हो, सबके ऐसे ऐसे हैंडल हिलते हैं। 6R पे तो मैंने अभी थोड़े टाइम पीछे एक्सपीरियंस करा है, हल्का सा हिलता जरूर है, जैसी 150 170 जाती है।
आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? लेकिन इसमें देखो मैं क्लियर चीज बताता हूँ, इंडिया के रोड तो सभी ने सुने होंगे कैसे हैं, वो इतने अच्छे नहीं है, इतने अच्छे नहीं है। अगर आप हाईवे पे चलाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे जॉइंट्स मिल जाते हैं, जॉइंट्स बम्प आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि जैसे अगर आप इसको प्लेन रोड पे, प्लेन सरफेस रोड पे चला रहे हो तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। ओके। और अगर कहीं ना कहीं जॉइंट अगर देखने को मिलते हैं तो वहाँ पे वॉबल बहुत हल्की कर जाती है। लेकिन अगर जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो पहली बार लेके निकला है, तो उसके लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल हो सकता है। मतलब ओवरऑल आप कहना चाह रहे हो कि अगर स्टेबिलिटी ठीक है बाइक में, बट वॉबलिंग आ सकती है, इंडियन रोड के अकॉर्डिंग इसमें वॉबलिंग आ जाती है। आपने अभी तक एक्सपीरियंस करा, आपके साथ हुआ ऐसा? एक बार जब 250 पे थे तब हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे थे, ओके, तब वहाँ पे एक बार ये वॉबल कर गई थी, लेकिन बहुत हल्की, यहाँ पे हमने टैकल कर लिया था। क्योंकि भाई कावासाकी का ना यार स्टीयरिंग मतलब ऐसे ऐसे हिलता जरूर है। अब स्टीयरिंग से एक बात बताओ, अब जैसे 11 लाख रुपए की आपने बाइक खरीदी है, क्या इसके अंदर कावासाकी को स्टीयरिंग डैम्पर देना चाहिए था या नहीं? देखो वैसे तो 3-4 चीजें जो देनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है। अगर हम सिर्फ एक सिंगल पर्टिकुलर हैंडल की बात करते हैं तो हैंडल में स्टीयरिंग डैम्पर देना चाहिए था। कावासाकी को अपनी 2 बाइक के अंदर स्टीयरिंग डैम्पर मुझे भी लगता है जरूर देना चाहिए था, चाहे और 50,000 रुपए महंगी कर देते, एक Z900 में, एक 6R में। ये दोनों बाइकें स्टीयरिंग डैम्पर रिक्वायरमेंट मांगती हैं, जरूरी है दोनों बाइक्स के लिए। अच्छा, और क्या 3-4 चीजें आप कह रहे हो जो इसमें होनी चाहिए थी? लाइक अभी हमें देखे ऐसे न्यू Z900 अपग्रेड आया है, हाँ, तो उसमें ऐसा लगता है कि इसमें क्विक शिफ्टर तो देना चाहिए, क्योंकि अब हमें ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल इसमें नहीं है और उसमें है। सही बात है, तो क्विक शिफ्टर होना चाहिए था। आप एक 11 लाख रुपए की बाइक खरीद रहे हो, उसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। 2-2.25 लाख रुपए की जो R15 आती है उसमें क्विक शिफ्टर है। तो ये चीज थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई कंपनीज को उस प्राइस पॉइंट पे देनी चाहिए थी। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे ये तो भाई अब पुरानी वाली बाइक है, अब न्यू वाली जो Z900 आ रही है उसमें तो इन्होंने बदल दिया है, काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं। जब आप लेने गए थे, ये बटन्स की क्वालिटी, जैसे ये बटन है, ये वाले बटन आज से 10-12 साल पहले कावासाकी की बाइक्स में आते थे, और इसमें भी इन्होंने ये बटन दिए। क्या लगता है कि ये कावासाकी को पहले से अपग्रेड करके देने चाहिए थे? अपग्रेड तो देखो मैं तो बोलूंगा कि आना चाहिए था, हाँ, लेकिन अगर ठीक है कर देना चाहिए था। अभी अब जैसे अब कर दिया है, अभी मैंने ली भाई 1 साल हो गया, हाँ, 1 साल बाद उन्होंने क्या दे दिया, बटन में चेंजेस दिए दिए ना, हाँ, तो यही पहले कर देते। एग्जैक्टली जब तक ये वाला मॉडल आ रहा था, ये मॉडल उन अपडेट्स के साथ आना चाहिए था जो अभी लास्ट अभी जो बाइक आई है उसमें आए हैं, है ना? राइट, ये चीज होनी चाहिए थी। अच्छा, ओवरऑल भाई बाइक की ब्रेकिंग बताओ, इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग जैसे भाई देखो अभी अब जैसे हम हाइपर राइड करते हैं, मतलब हमने ना इसको बहुत, अब 1 साल में इसको हमने यहाँ से लेकर ना यहाँ तक इसको सही से राइड कर लिया है। तभी मैं ये वीडियो अब बना रहा हूँ कि भाई पे पूरा कंप्लीट इसका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इसमें क्या है ना, हमने व्हीली भी पॉप अप कर ली, ड्रिफ्टिंग भी कर ली, सब चीज ट्राई कर लिया। ब्रेकिंग मैंने बहुत वीडियो देख के सुना है कि ब्रेकिंग सही नहीं है, लेकिन अगर मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो ब्रेकिंग है, बेस्ट है। ठीक है, जैसे कभी अचानक में सामने से कुछ आ जाता है ना, तो वहां पे भी इस बाइक ने ना हमें बचाया है कि एकदम अचानक कोई आया तो अचानक ये रुकी है। ठीक है, इसकी ब्रेकिंग तो मैं मान सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। मतलब बाइक के अकॉर्डिंग Z900 की ब्रेकिंग अच्छी है, क्योंकि वो चला रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनको ब्रेकिंग से अभी तक कोई समस्या नहीं आई है। ठीक है जी, ओवरऑल ब्रेकिंग बढ़िया है। अब वैसे एक बार ये पूछना तो नहीं चाहिए पर पूछ लेता हूँ, एवरेज वगैरह क्या दे देती होगी ये? एवरेज देखो, अगर आप ऐसे नॉर्मल राइड कर रहे हो, डिसेंट राइड कर रहे हो, नॉर्मल जैसे हमने 90 to 100 इसको आप नॉर्मल राइड पे ले जा रहे हो ना, तो वहाँ पे एवरेज ये 15 से ऊपर दे देती है निकाल के। यार फिर तो अच्छी एवरेज है यार। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिटी में राइड कर रहे हो या हाइपर राइड कर रहे हो, हाइपर राइड में तो भूल जाओ, एवरेज है ही नहीं, वहां तो नहीं देगी ना। सिटी में राइड कर रहे हो तो 7 से 8 का बस ये चीज है भाई, क्योंकि भाई ने एग्जॉस्ट भी डाला हुआ है, हालांकि अभी इसके अंदर फुल सिस्टम नहीं है, बट बीच में से डीकैट करी हुई है बाइक और पीछे कैन लगा रखी है, एरो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है। चलो थोड़ी सी साउंड भी सुनाते हैं भाई, करो भाई हल्का सा रैप करके सुनाओ थोड़ी सी साउंड। और एरो भाई एक जबरदस्त मशहूर एग्जॉस्ट है, किसी भी बाइक में डाल लो एरो, बढ़िया आवाज आती है। Z900 S1000RR इनमें तो खूब। वाह, Z900 को वैसे काफी लोग साउंड के लिए भी लेते हैं, साउंड कावासाकी का तो अलग ही होता है ना। ठीक है, अच्छा हाँ मेरे को एक हाँ बताता हूँ। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने लिया था ना, तो मेरे को ऐसा लगा था कि, और स्टार्टिंग में मैंने वहां से भी सुना, सर्विस सेंटर से भी सुना, बहुत लोगों से सुना है कि जब आप न्यू बाइक लेते हो तो एग्जॉस्ट जल्दी चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा क्या आया था, जब मैं फर्स्ट राइड पे, जैसे मैंने बाइक ली, नेक्स्ट डे जब फर्स्ट राइड पे गया, तो वहां पे ही मेरे को ऐसा था कि जब और भी बाइक्स देखी वहां पे, तो जब बगल से निकल रही थी तो ये लग रही थी जैसे बैटरी वाली नहीं होती, सेम ऐसी। आवाज ही नहीं आ रही थी।
तो फिर मैंने उसी दिन सेम डे इसमें एग्जॉस्ट लगवा लिया और वैसे टाइम नहीं लगाया। वैसे भी भाई ये जापानीज बाइक्स हैं, इनके अंदर इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। कावासाकी हो गई, सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, इनमें आप डाल लो एग्जॉस्ट इतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा रिफाइंड इंजन होते हैं, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में यूज करने के लिए बने हुए होते हैं। दूसरा आप अगर इसका एग्जॉस्ट चेंज करवाते हो तो सबसे पहली चीज तो फिल्टर, अगर आपको एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है। हाँ परफॉर्मेंस एयर फिल्टर डाल रखा है आपने? कैनन का भाई ने डाल रखा है। जैसा कि देखो मैंने अभी एग्जॉस्ट लगवाया, प्रीलिया मैंने बताया था ना, एयर फिल्टर एग्जॉस्ट तो मस्ट है, और अगर उसका ट्यूनिंग करा लो तो वो और बेटर रहता है बाइक के लिए। ठीक है जी भाई, एक चीज बताओ, जैसे Z900 को चलाते हैं, इस बाइक से अगर लेन वेन चेंज करना चाहो ना तो ये थोड़ा सा ना फ्रंट एंड से हैवी फील कराती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे कि S1000 डबल आ रहा है, पहली बात कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों बाइक्स का, वो एक बहुत अलग चीज है, ये बहुत अलग चीज है, नेकेड है, फेड है, बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंसेस हैं। बट अगर आप S1000 डबल आर हो या फिर कोई और बाइक हो, 6R ले लो इनकी, वो फास्ट लेन चेंज करते हैं Z900 के मुकाबले। क्या आपने ये चीज फील करी है? अभी ऐसा है तो ठीक, मतलब मैंने तो नहीं करा है। अच्छा। अगर मैं रिव्यू देता हूँ तो मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा है कि ना कभी देखा है, क्योंकि हमारे ग्रुप में सारी बाइक्स हैं, कैनार है, 6R है, हायाबुसा है, M1000 है, सारी ऑल टोटल सुपर बाइक्स, लेकिन सबको कवर कर लेती है। और वो भी देखते हैं ना जब हम कट करते हैं, और वो चलाने वाले के ऊपर होता है, थोड़ा स्किल्स वाली बात भी रहती है, तो वो चीज मेरे को तो नहीं करी। अच्छा, आपको फ्रंट एंड बाइक का भी नहीं लगा? नहीं लगा बिल्कुल। ठीक है, मतलब मैंने जब Z900 चलाई थी ना, तो मेरे को थोड़ा पर्टिकुलर पर्सनली ऐसा लगता है कि Z900 थोड़ा फ्रंट एंड हैवी है, लेन वेन चेंज करने में ना इससे बेटर 6R कर लेती है। भले ही इनकी छोटी सीसी की बाइक और इससे महंगी भी आती है, पर वो इससे बेटर करती है। उसका रीजन है फेयरिंग, और दूसरा वो एक ट्रैक बाइक, और बॉडी टू वेट रेशियो जो है उसका वो थोड़ा ज्यादा बेटर फील होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब एज कंपेरिजन टू Z900। अच्छा भाई, कुछ कमियां बताओ बाइक में, आपको कमियां क्या क्या लगती हैं? अगर कमियों की बात करें तो हाँ जी, लगता है मेरे को एक चीज बस कमी लगती है इसकी, एक तो पिलियन सीट। हाँ, पिलियन सीट, जिस मतलब जो भी बैठता है वो कहता है कि हाँ भाई कंफर्ट नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा ही हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, पिलियन पे है और पूरी पत्थर जैसी है। और अगर एक चीज और देखी जाए इसकी, तो इसका एक तो बॉडी फेयरिंग। हाँ, मैं इस पे आगे आता आपसे पूछता कि बिल्ड क्वालिटी कावासाकी की तो ये है, मतलब ये ऐसा लगता है ना कि इसको, मतलब अगर हम कोई R15 भी देखे, मेरे दोस्त के भाई अप्रीला भी है, तो मैंने उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी, मैंने कहा यार इसको तो ऐसा बना रखा है, और इसको पूरा आगे से हिला रखा है, पूरी हिलती है ये। और अगर Z900 पे जो लोग व्हीलियां मारते हैं ना, उनके इन सब जगहों के जो प्लास्टिक के यहाँ पे नट होते हैं ना, ये प्लास्टिक की जो रिपीट होती है, ये सबकी गिरी पड़ी होती ही नहीं है। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है मेहता साहब, वो खूब व्हीली मारते हैं Z900 पे, दबा के लंबी लंबी व्हीलियां मारते हैं, उनकी पूरी फेयरिंग आगे से मतलब प्लास्टिक हिलती रहती थी। मैंने कहा चलो, लगता है शायद तुम व्हीली मारते हो इस वजह से ऐसा होता है, बट ये बाय डिफॉल्ट ही है। कावासाकी बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहा है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्ड क्वालिटी बाइक के अंदर थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ से इसका हिलना, पीछे की यहाँ की ठीक है, पीछे का ठीक है, पीछे का फिर भी बेटर है, आगे की बिल्ड क्वालिटी इस पार्ट की ज्यादा खराब दे रखी है। ऊपर का ले लो, यहाँ से ऐसे ये दिखा दो, चाहे ये साइड का ले लो, ये मतलब फ्रंट फेयरिंग जो है ना साइड की, टैंक के पास की पूरी फेयरिंग की जो क्वालिटी है, यहाँ पे कावासाकी ने अच्छी नहीं दी है। अच्छा देना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताओ भाई, जैसे आज 2025 है, ये 2025 में इन्होंने यहाँ पे बटन दे रखे हैं कंट्रोल करने के, क्या ये चीज इनकी एक्सेप्टेबल है? नहीं, अभी तो मतलब पूरा ये कर देना चाहिए था चेंज इसको भी। हाँ, जो बटन दे रखे हैं ना, यहाँ पे ना हो कि सारा कंट्रोल यहाँ होना चाहिए था, सिलेक्ट वगैरह का सारा सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। आजकल तो 125 सीसी की बाइक में यहाँ पे आता है, मतलब अभी जो जितनी बाइक्स में देख रहा हूँ, उनके फीचर्स मतलब वो अलग ही लेवल के हैं, और इसमें मतलब इतने पैसे लेने के बाद भी वो फीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं कि हमारी ड्रीम बाइक है। करेक्ट। इंसान को जब किसी चीज के ऊपर ये है ना दिल आ जाता है, तो फिर इंसान को लगता है कि यार मुझे वो पसंद है, मुझे लेनी है, भले उसमें लाख कमियां क्यों ना हो। लाख कमी का। अच्छा, इसमें यहाँ पे भाई देखो, ये तार वार दे रखी है थ्रोटल के लिए, राइड बाय वायर भी नहीं आता है नॉर्मल ही है। ग्रिप भी देखो इसकी स्टॉक है, तो ग्रिप भी और बढ़िया दे सकते थे, लेकिन ग्रिप कहीं ना कहीं लूज। सही कह रहे हो यार, ग्रिप की क्वालिटी अच्छी हो सकती थी, लूज हो गई है धीरे धीरे। ये वायर है ना, वायर वाली हो ही जाती है ऐसी। अच्छा, थोड़ा सा भाई Z900 के मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं। अभी तक आपको जैसे 6000 चल गई है बाइक और 1 साल हो गया, तो लगभग 2-3 सर्विस तो करा ली होंगे आपने? थर्ड अप कराने वाले हो। क्या कॉस्टिंग आती है? क्योंकि कावासाकी का मैंने सुना है, इनकी जब सर्विस कराने जाओ ना, सर्विस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है अगर कंपनी में कराओ, क्योंकि ये हर पार्ट पे अलग अलग लेबर चार्ज लगाते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, सही नहीं है। ये बात सही नहीं है, तो फिर क्या होता है, एक बार आप बताओ कैसे होता है? क्या होता है ना, देखो, जब हम कभी सर्विस कराने आते हैं तो फर्स्ट लेबर चार्ज अलग अलग लगता है। ठीक है, लेबर एक ही होना चाहिए। हाँ, पूरी सर्विस करनी चाहिए। अगर बिल्कुल। वो ऑयल फिल्टर भी चेंज करेगा ना, तो उसका लेबर अलग है। बिल्कुल। अगर इसकी अभी सॉकेट सील भी अगर अभी थोड़ी घिस गई है, यहाँ से लीकेज हो रही है, ठीक है,
तो अगर मैं सॉकर सील भी चेंज कराऊंगा ना तो इसका भी लेबर चार्ज वो अलग से ही लेंगे। सॉकर सील का जो सामान डलेगा वो अलग और उसे ठीक करने की लेबर अलग। वो अलग। अच्छा, नॉर्मल सर्विस पे ये ऑयल फिल्टर की भी लेबर अलग लगाते हैं? ऑयल फिल्टर का भी अलग लगाते हैं। और वैसे कोई एक कंप्लीट एक कोई लेबर चार्ज नहीं होता इनका? नहीं, कंप्लीट लेबर चार्ज नहीं। मतलब बताओ यार, और कंपनियों में तो ऐसा होता है जैसे कि एक बेसिक सर्विस करने का जो चार्ज होता है, जो भी 1000, 1500, 2000 रुपए होता है, वो सर्विस चार्ज हो गया, जिसमें ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, ये सारे 3-4 काम करता है। बट कावासाकी हर चीज पे अलग कॉस्ट लेती है। अलग कॉस्ट लेता है। कितने की हो जाती है इसकी सर्विस? अभी जो मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी वो हुई थी 10,000। 10,000। और फिर उसके बाद जो सेकंड हुई थी वो हुई थी समथिंग अराउंड 13,000 14,000 अकॉर्डिंग टू बाइक। मतलब थ्रोटल बॉडी भी क्लीन होती है ना? किसी की बाइक अगर खराब है तो और गंदी तरीके से रस बाइक चला मतलब रस करके लेकर आया पूरी अच्छी तरीके से, उसका थोड़ा और चला जाता है। ठीक है। किसी का कुछ डैमेज है उसका पार्ट्स का और चला जाता है। लेकिन अगर किसी की एकदम मतलब क्लीन बाइक जा रही है सर्विस होने तो उसका 10 से 12,000 में सर्विस हो जाती है। तो क्या लगता है, एक्सपेंसिव है, डिसेंट है? एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है अगर यही सर्विस बाहर से कराई जाएगी ना, जैसे भाई कह रहे हैं 10-12 हज़ार रुपए लग गया, मुझे लगता है शायद 7,000 रुपए में आपकी सर्विस हो जानी चाहिए। 7 से 8,000 रुपए में आपकी सर्विस हो जाएगी। और जिसमें मेरे को लगता है कि मैंने अभी तक जितना देखा है, मैंने सुजुकी वालों का देखा है, सुपर सुजुकी में जो सर्विस होती है, हमने बूसाई करवाई है कई बार, तो हम कंपनी की सर्विस से एक्चुअली इतना सेटिस्फाई नहीं रहे हैं जितना हम बाहर से करा के रहे हैं। आपका सर्विस का फीडबैक अच्छा है? फीडबैक अच्छा है, पर थोड़ी थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, ठीक है, पता नहीं चलता उतना। सही है, मतलब ठीक है, सही है जी। पर कावासाकी को अलग अलग चीज के पे कॉस्ट लगाने के बजाय एक कॉस्ट होनी चाहिए जो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, एक कॉस्ट होनी चाहिए और उसी में पूरी सर्विस करके देनी चाहिए। और बस बाकी अभी थर्ड सर्विस आने वाली है जिसमें सब कुछ चेंज होने वाला है इसका। ठीक है जी। वैसे ये आप अभी डनलप का टायर यूज कर रहे हो, ये बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर कंपनी से आता है 180 रियर में आता है, 120 फ्रंट में आता है। कैसा फीडबैक है भाई इस टायर के साथ डनलप के? टायर का अब ये है कि कंपनी मतलब पहले जब हम बाइक लेते हैं ना उसी टाइम बोल देती है कि थर्ड सर्विस पे ये चेंज होना ही होना है। तो उनको कैसे पता चलता है कि मतलब इतना घिस देगा क्या, कैसे हो जाएगा? मतलब उनको टायर के बारे में पूरी नॉलेज है कि घिसना ही घिसना जल्दी। उनको पता है ना कंपनी क्या लगा के दे रही है, क्या लगा के दे रही है। तो अब कौन सा अपग्रेड करने का सोचा है? अपग्रेड अभी देखता हूँ, अभी 2-3 है दिमाग में। चलो, मतलब डनलप नहीं लगाओगे अब? है, नहीं लगाऊंगा, डनलप अपग्रेड ही करोगे डनलप से? है, चलो ठीक है भाई। ये मतलब इतना कोई ऐसा कोई बहुत बेहतरीन टायर है भी नहीं है, ऐसा सही है, बेकार सा। ठीक है जी। तो ओवरऑल तो मैंने लगभग आपसे सभी कुछ पूछ लिया है। अगर आपको लगता हो कुछ रहा हो बाइक के रिगार्डिंग तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। अभी अब भाई देखो, अगर अब मैं बाइक के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने तुरंत स्विच कर लिया। अभी बहुत सारे लोग बताते हैं कि कभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो 390 पे जाओ, और रियलिटी बोलते हैं, एक्चुअल है भाई वो। एक्चुअल है कि अगर आप सुपर बाइक सही से अगर आप चलाना चाहते हो और एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो सबसे पहले एक ऐसी बाइक पे जाओ जो आपको सब कुछ सिखा सकती है। 390 लाइक 390 और भी एप्रिला है, एप्रिला पे जाओ, बहुत सारी बाइक्स हैं। फिर उसके बाद स्विच करो डायरेक्ट। आप या तो ये ले सकते हो या तो लीटर क्लास पे जाओ, 10R पे जाओ। मैंने ऐसा देखा है कि जो छोटी बाइक्स हैं जैसे 390 है, उन बाइक में अगर आप 1% गलती कर दो गुंजाइश का मौका है, इन बाइक्स में नहीं है भाई। अगर आप इस पे गलती करोगे ना फिर ये कुछ ऐसा कर देगी जो ना हो किसी के भी साथ ना हो। क्योंकि इन बाइक्स के साथ बहुत ज्यादा मतलब इंसान को ना कंट्रोल रह के बहुत पेशेंस में रह के चलाने वाली बात है। क्योंकि आपके बराबर में आके 4 लोग होंगे जो चार्ज होंगे, जैसे छोटी बाइक वाले आपके भी साथ करते होंगे, बहुत आते हैं। उसमें अगर आप चार्ज होकर थ्रोटल भरोगे ना, वो थ्रोटल भरेंगे उनकी तो कहीं नहीं जाएगी और ये कहीं से कहीं तक रुकेगी नहीं। तो भाई का कहना वो है कि थोड़ा सिंसियर राइडिंग करो, थोड़ा पेशेंस के साथ राइडिंग करो, तो वो वाली चीज है। बाकी आप ओवरऑल भाई सेटिस्फाई हो बाइक से, है ना? फुल सेटिस्फाई हो, 1 साल से चला रहे हो, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। डिसीजन को लेके कोई रिग्रेट नहीं? कोई रिग्रेट नहीं। इसके बाद 10R आने वाली है, इसके बाद 10R लेंगे भाई। चलो भाई, मतलब कावासाकी लवर है भाई कंप्लीटली। तो 2026 वाली लोगे ना? अब 2026 में 2026 में जो 6R जैसी दिखती है। ठीक है जी। या तो वो या तो एक और दूसरी भी है S1000RR, वो तो भाई दी एंड है यार, उससे बेटर कुछ है ही नहीं। हमारी तो फेवरेट बाइक है, स्विच कर सकते हैं। ठीक है भाई, S1000RR लेना, हम तो ये बोलेंगे जो बात है। कावासाकी छोड़ के BM में जाओगे, आप कहोगे कि अपग्रेड करें? ये तो रहेगी कावासाकी तो है। बाकी हमारे पास दूसरी भी BM भी होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, BMW जैसी कोई बाइक ही नहीं है। खैर बाकी इस वीडियो में चलो इतना ही रखते हैं। बाकी भाई ने बाइक भी बढ़िया मेंटेन कर रखी है, मस्त एकदम चमचमा रही है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में बाइक है, 6000 चला ली 1 साल में, बढ़िया फीडबैक है। और G900 इंडियन मार्केट के अंदर हर किसी की चॉइस ऐसी नहीं बनी हुई है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, एक्चुअल में फीचर बड़े 2-4 चीजें ना हो, पर चलाने का जो मजा है वो G900 को सबसे सेगमेंट में अलग बनाता है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। तो ऐसा कुछ भाई का फीडबैक था। मजेदार बाइक है, अगर किसी को लेनी है तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब तो लेटेस्ट वाली और अच्छी आ गई है, लेटेस्ट में फीचर्स मिल जाएंगे भाई तुम्हें, और पावर तो अलग से मिलेगी। पावर भी है और क्विक शिफ्टर वगैरह भी आ गया है, तो वो थोड़ी आज के हिसाब से अप टू डेट हो गई है। ठीक है, बाकी आपको कैसी लगती है न्यू वाली?
मतलब वैसे अगर देखा जाए फीचर्स में और उसमें तो ठीक है, लुक्स में तो पल्सर लुक्स में पल्सर लगती है तो पल्सर लगती है। ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना रखते हैं, पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हो।